नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। आज मैं आपको लेके चलूंगा महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद में। ये शहर आता है। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है अंकुश। अंकुश का उम्र लगभग 25 साल का है और वो फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर है। सही तनख्वाह मिलती है और सही उनका काम चलता है। आने जाने के लिए उनके पास एक बाइक भी है। तो ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई समस्या अंकुश के साथ में हुई नहीं थी। ये जो घटना बता रहा हूं ना, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र 3 महीना पहले की घटना जो अंकुश के साथ में आधी रात को हुआ था। तो हुआ क्या था अंकुश के साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन घटना में जाने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो, उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। राज की कहानियाँ, ये मेरा नया चैनल है और इसको आप जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, उस कहानियों का मजा लीजिए। तो फिर बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है। मैं बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला। अब मैं महाराष्ट्र संभाजीनगर में एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का काम करता था। मैं देखने में हैंडसम जरूर लगता हूँ। जब मैं आईना देखता हूँ ना, तो मैं अपने आप को भी अब उस नज़र से देखता हूँ जैसे अब कोई हैंडसम लड़का खड़ा हो। हाँ, हूँ मैं ऐसा। जो मेरे हित मित्र है, जो भी है, सब देख के कहते हैं कि अंकुश, तू वाकई एक हीरो की तरह लग रहा है। लेकिन उनकी नज़रिया कहाँ तक सच थी ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप को वैसे ही तुलना करता था। खैर, मैं मशीन का काम करता था और उस फैक्ट्री में मैं काफ़ी सालों से कर रहा था और अच्छी खासी हमारे दोस्त भी बने हुए थे। उस फैक्ट्री के जो मैनेजर साहब थे ना, वो मुझे अपना छोटा भाई की तरह मानते थे। और उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन था। उनकी बच्चिया का अब जन्मदिन था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि अंकुश, आ जाना घर पर। और मैं उनका कहा बिल्कुल मानता था। तो मैं प्रोग्राम बना लिया था। शाम को जब मेरी ड्यूटी ऑफ हुई 6 बजे, तब मैं अब अपना क्वार्टर पाया। अब मैं अपने कमरे में अकेले ही रहता था। मैं किसी के साथ में अपना कमरा शेयर नहीं करता था। मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता था। तनख्वाह मेरी ठीक थी, तो बजट की कोई समस्या थी नहीं। अब मेरे पास में हर सुविधा थी। मैं ऐसा चीज़ को कोई छोड़ा ना हो जो मेरे घर में ना हो, उस टाइम के अकॉर्डिंग। खैर, मैं अपने मैनेजर साहब के घर अपनी बाइक से चल पड़ा था। जानते हैं दूरी कितनी थी? 60 किलोमीटर। लेकिन मैनेजर साहब ने जब दिल से बुलाया है तो जाना तो मेरा फर्ज ही बनता है। लेकिन जब निकल रहा था ना, तभी से मौसम बिगड़ा हुआ दिख रहा था। आसमान में बादल जमे हुए थे, कहीं कहीं बिजली भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं इन चीज़ों को परवाह नहीं किया। अब मैं बताऊं, मैं भूत प्रेत से कभी डरता भी नहीं था, ना कभी आमना सामना हुआ तो डरने का मतलब ही नहीं था। मैं पंडित हूं, अब मुझे गायत्री मंत्र भी आती है, लेकिन इतना मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी कि गायत्री मंत्र का मैं सुबह शाम, अब गांव में रहने पर तो मैं ऐसा करता था, लेकिन अब काम वाली जगह पर मुझसे हो नहीं पाता था। ना तो नहाने का वक्त सही टाइम से मिलता था, ना पूजा पाठ का। तो एक तरह से ये सब छूट ही चुका था। मैं अपने काम में मगन रहता था। ड्यूटी खत्म होती तो मैं अपने यार दोस्तों के साथ कुछ टाइम व्यतीत करता था और इसके बाद अपने कमरे में आकर के भोजन की तैयारी करना और फिर भोजन वोजन करके आराम से कुछ मोबाइल में देखते हुए अपना टाइम पास करते ही सो जाता था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारा ही था। लेकिन हमारे घर परिवार में अब शादी के दबाव अब बढ़ रहा था कि बेटा
शादी करना है। हाँ, मैं अपने परिवार वालों को बोला था कि कुछ दिन कुछ साल अभी रहने दीजिए। अब वो हमारे परिवार वालों ने मान भी लिया था। खैर, मैं उस रात की बात बता रहा हूँ जब मैं मैनेजर साहब के घर गया था। जब उनका पूरा फंक्शन निपट गया ना, तो रात का करीब 11 बज रहा था। हम मैनेजर साहब तो रोकने लगे कि अंकुश, आज यहीं पर रुक जाओ। मैं कहने लगा कि मैनेजर साहब, मैं चला जाता हूँ, मेरे पास में बाइक है, साधन है, और रास्ता भी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी आएगी, तो मैं निकल जाता हूँ। अब इसके बाद मैनेजर साहब कहने लगे कि देख अंकुश, किस रास्ते से आए हो। मैं उस रास्ते का अब उनका ब्यौरा भी बताया। और तब वो कहने लगे कि ठीक है, इसी रास्ते से तुम जाना, नहीं तो एक रास्ता और है, लेकिन वो दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन रात के लिए ठीक नहीं, क्योंकि उस रास्ते पर शमशान है। और लोग वाग बताते हैं कि आधी रात के बाद वहाँ पर कुछ आत्माएं अब विचरती हुई दिखाई देती है। तो मैं कहूँगा अंकुश, उस शमशान वाले रास्ते से तो कतई मत जाना। खैर, मैं बोल दिया मैनेजर साहब से कि नहीं, जिस रास्ते से मैं आया था अब उसी रास्ते से निकलूंगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचा ना, जहाँ से दोनों रास्ते अलग अलग जाते थे, एक था शमशान वाला रास्ता और दूसरा रास्ता था जिस रास्ते से मैं दिन में गया था। लेकिन उस हाईवे था और उस हाईवे पर जाम लगा हुआ था। ना जाने कोई आसपास में एक्सीडेंट हुआ होगा, ना जाने क्या बात थी। अब ट्रकों का लाइन, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ था। अब तो इतना जाम लगा हुआ था कि मैं उधर से जानने के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं पाया। अब मुझे वो रास्ता अब मिल चुका था जिसके बारे में मैनेजर साहब ने कहा था कि उस रास्ते पर शमशान है, उधर से मत जाना। लेकिन अब रास्ता जाम, इधर से मैं जा नहीं सकता, ना जाने कब जाम खुलेगा। तो मेरे पास में अब जो ऑप्शन था उसी शमशान वाले रास्ते को पकड़ना। और वो रास्ता छोटा भी था। जिस रास्ते से मैं आया था ना, वो रास्ता लंबा था क्योंकि हाईवे था। और ये जो शॉर्टकट रास्ता था ना, उसी हाईवे में जाकर के बहुत आगे मिल जाता था। एक तरह से बहुत छोटा रास्ता था। अब मैं भूत प्रेत को तो मानता ही नहीं था, न कभी मुलाकात हुई, न कभी आमना सामना हुआ। तो मैं इन चीज़ों से बड़ा बेफिक्र था, मस्त मौला इंसान था। और मैं अपनी बाइक अब उसी रास्ते पर डाल दिया था बेधड़क। किसी चीज़ का मैं सोच विचार नहीं किया कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मैनेजर साहब ने तो मना किया है, लेकिन मैं उसी रास्ते पर चल निकला। वाकई में करीब करीब 30 किलोमीटर का सफ़र वो जो था ना, मैं तय कर चुका था। मतलब 60 किलोमीटर का दूरी था हमारे घर से मैनेजर साहब का गांव। अब मैं लगभग 30 किलोमीटर का वहां से सफ़र कर लिया था। अब बिल्कुल सही था सब कुछ। मौसम जरूर बिगड़ा हुआ था, बादल गरजते थे, बिजली चमकती थी, लेकिन बारिश अभी बिल्कुल नहीं हो रहा था। कहीं हो भी रहा हुआ तो इस मारी रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब मैं बेधड़क अपनी बाइक चलाते हुए गुजरता जा रहा था। अब कहाँ शमशान है, कहाँ कब्रिस्तान है, मैं थोड़ी पता है। मैं तो बस यही था कि जल्द से जल्द अपना घर पहुंचे, आराम किया जाए और सुबह अपने फिर ड्यूटी पर जाना है। 30 किलोमीटर का मैं सफ़र आराम से तय कर लिया, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा 30 किलोमीटर पार करने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा था, तभी बाइक मेरी भड़बड़ाई, आवाज़ आया और इसके बाद बाइक रुक गई। बाइक मेरी नई कंडीशन बाइक की, और अचानक रुक गई। उस टंकी में पेट्रोल भी पूरा भरा हुआ था। तो समस्या कहाँ हुई? मैं अब उस जगह पर बिल्कुल अकेले था। वो जो रोड थी ना, उस पर रात को बहुत ही मुश्किल से कोई आता था, और आज भी वो रोड वीरान थी। जो जानते थे ना, तो उस रोड पर कोई आते नहीं थे रात में, और कोई आता भी था ना तो अकेले नहीं, ग्रुप में चलते थे। अब मैं उस जगह पर तो अब रुक चुका था। रुकने की वजह बाइक का खराब होना। मैं कोशिश कर रहा था, जितना जानकारी थी अब मैं उस हिसाब से बाइक को देख रहा था,
पेट्रोल चेक किया, पेट्रोल पूरा है। अब मैं प्लग देख लिया, प्लग भी सही है। तो बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? और वो भी नई बाइक, कुछ ही महीने तो पहले हमने बाइक लिया था। मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा था। और मैं बाइक स्टैंड पर लगा करके अब किक मार रहा हूँ, कभी सेल्फ ले रहा हूँ, कभी प्लग का तार निकाल करके दोबारा से लगा रहा हूँ। जो भी मैं जानता था थोड़ा बहुत, उस काम को मैं कर चुका था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था कि जिस स्थान पर मैं रुका हूं ना, उसके बगल में ही वो शमशान है, और शमशान बिल्कुल पास में था। अब मैं उसको देख ही नहीं पाया। देखता भी कैसे? मुझे जानकारी होती कि हाँ यहाँ शमशान है तो जरूर मेरी नजर जाती, लेकिन दिमाग में था ही नहीं, ना कोई जानकारी थी। तो मैं बिल्कुल इन चीजों से बेपरवाह था कि भूत प्रेत भी होते हैं। मैं तो डरा था नहीं। अचानक जो बादल जमे हुए थे ना, अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। और तब मेरी चिंता बढ़ गई कि भाई आसपास में पूरा जगह खाली खाली दिख रहा है, कहीं पर कोई छिपने का स्थान भी नहीं है। अगर बारिश जोरदार हो गई तो मैं तो भीग जाऊंगा। मैं कैसे अब क्या करूंगा? और बाइक उसमें स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी अगर बाइक भीग गई तो। मुझे तो यही समझ में आ रहा था। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी बाइक को दोबारा किक मारने लगा, सेल्फ लेने लगा कि किसी भी तरह से मेरी बाइक स्टार्ट हो जाए, लेकिन हो ही नहीं। बूंदाबांदी पड़ रही थी और तभी एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। उस जगह पर बिल्कुल लड़की होने का मैं उस टाइम में कोई मतलब ही नहीं था कि इस जगह पर कोई लड़की की आवाज सुनाई दे सकती है। ऐसा वो बिल्कुल वीराना सा जगह था। अब मैं जब लड़की की आवाज सुना ना, तो मैं चौंक गया कि लड़की की आवाज कहां से आई। आज जब मैं आवाज की दिशा में देखा ना, पलटा ना, तो मेरे पीछे 10 कदम की दूरी पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, सफेद कपड़ा पहन रखी थी। और वो जब बिजली चमकता था ना आसमान में, और तब बिजली की चमक में देखा तो मैं देखता ही रह गया था। जवान हसीन लड़की, खूबसूरत, ज्यादा उम्र भी नहीं होगी, मान के चलिए कि 20 से 25 साल के अंदर में होगी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, और वो मुझे आवाज दे रही थी, सुनिए सुनिए। और तब मैं उसकी तरफ देखने लगा था कि अचानक ये लड़की, जवान लड़की, इस जगह पर कहां से आई। यहां तो दूर दूर तक कोई घर, कोई ऐसा चीज भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं एकदम हैरान था उस वक्त में। लेकिन जब लड़की कहने लगी सुनिए सुनिए, और तब मैं उसकी तरफ और गौर से देखने लगा था। लड़की अब चलते हुए मेरी तरफ आ गई, कहने लगी आप मेरे को थोड़ा सा आगे छोड़ देंगे, मेरा घर है आगे में। मैं कहीं से आ रही थी और फंस गई, अब साधन नहीं हमारे पास में। मैं उसका मतलब समझ ही नहीं पाया था कि ये लड़की कौन सा साधन से आई है और कैसे फंस गई, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बस उसको, इतनी खूबसूरत थी ना कि बस देखता ही जा रहा था। आंखें मेरी उसके चेहरे पर जमी हुई थी। और तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी ऐसा क्या देख रहे हो? मैं आपसे पूछ रही हूं ना कि आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। तब मैं जैसे होश में आया। सही मायने में उस लड़की को देख करके मेरी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मेरे जो दिमाग था ना, बिल्कुल एक तरह से उस लड़की की फोकस कर रहा था। मैं आसपास में कहीं अब देख भी नहीं रहा था, मेरा सारा फोकस उस लड़की के चेहरे पर था। इतनी खूबसूरत थी ही वो। और तब मैंने बोला कि जी मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी बाइक तो स्टार्ट नहीं हो रही है। लड़की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। और तब तक रिमझिम बारिश भी गिरने लगी थी, पहले से कुछ ज्यादा। और लड़की अपनी दुपट्टा सर पर जैसे ओढ़ लिया, बारिश से बचने के लिए ऐसा कर रही थी। और वो जो दृश्य था ना, मुझे और भाग गया था। उसकी सुंदरता जैसे और खिल उठी थी। और वो बिल्कुल मेरे पास में आ गई और हंसते हुए कहने लगी क्यों मजाक कर रहे हो? आपकी बाइक तो बिल्कुल नई है, तो इसमें क्या समस्या हो गई है? मैं कुछ बोलता और उससे पहले वो मेरी बाइक के बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी।
आप फिर कहने लगी कि अरे कहाँ से बाइक खराब है, बाइक तो आपकी सही है। मैं तब बोला कि जी मैं आधा घंटा से यहाँ पर रुका हूँ, बाइक मेरी अचानक आवाज़ करती करती रुक गई। हाँ, तब से मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं तो खुद परेशान हुआ पड़ा हूँ, अब मैं क्या करूँगा। लड़की तो मेरे बाइक के बिल्कुल पास में थी। अब फिर मेरे और समीप हो गई। कहने लगी देखो ये जो जगह है ना बहुत खतरनाक है। अब मैं तो कहूँगी कि इस जगह पर आपको बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। जल्दी से आप इस जगह से आगे निकलो। और बाइक मैं आपका देखती हूँ कैसे नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, मुझे आप बाइक पर बिठाना नहीं चाहते हो। और चाबी तो लगी हुई थी, चाबी एक बार निकाली, अब फिर चाबी लगा करके अब फिर ऑन कर दी। अब कहने लगी एक बार ट्राई तो मारो। मैं उस लड़की के बात में आ चुका था। अब मैं जब सेल्फ लिया ना तो मक्खन की तरह मेरी बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। अब तब तक बारिश अब तेज थोड़ा हो गई थी, हम दोनों भीग रहे थे। अब तब लड़की कहने लगी कि जल्दी से बाइक पर सवार हो, अब मुझे बिठा लो, मेरा घर थोड़ा ही आगे में है, मुझे मेरे घर पर छोड़ देना, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अब इसके आगे मैं उस लड़की से कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके आते ही मेरी बाइक जो स्टार्ट हो गई थी, और नहीं तो मैं आधा घंटे से परेशान हो रहा था। अब यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। दूरी भी कम नहीं थी, 30 किलोमीटर का भी मेरा सफर बाकी था। ना तो मैं इधर का था ना उधर का था। अगर मैं लौटता तब भी बहुत मुश्किल, मैनेजर साहब के घर 30 किलोमीटर पीछे था, अब मेरा घर 30 किलोमीटर आगे। लेकिन इस लड़की को आते ही मेरी बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। बारिश हो रही थी तो मैं जल्दी से बाइक पर सवार हो गया, और जैसे सवार हुआ वो लड़की आके मेरे पीछे बैठ गई, बिल्कुल चिपक करके। वो सीन मुझे आज तक याद है। मैंने कभी अपनी बाइक पर किसी जवान खूबसूरत लड़की को बिठाया नहीं था, ये सौभाग्य मुझे आज तक मिला ही नहीं था। जब इतनी चिपक के बैठी ना तो मेरे बदन में जैसे करंट सा लगने लगा था। तभी वो लड़की अब बोली अरे चलो ना, क्या बारिश में भीग करके हम जाएंगे, जल्दी चलो ना तो बारिश और तेज हो जाएगी। हाँ, इसके बाद तो मैं बाइक को दौड़ा दिया था। लड़की मुझसे चिपकी हुई बैठी थी। अब मुझे तो लग रहा था कि मैं जन्नत में जा रहा हूं, जन्नत की सैर कर रहा हूं, ऐसे मुझे उस वक्त में महसूस हो रहा था। मैं सब कुछ अपने आप को भूल चुका था। बस यही लग रहा था ना कि ये जो सफर जो मैं कर रहा हूं ना इस टाइम में, खूबसूरत लड़की को बिठा करके, ये सफर मेरा कभी खत्म ना हो। ये लड़की ऐसे ही मेरे पीछे बैठे रहे और ऐसे ही मैं बाइक चलाता रहूं। बस दिल की इच्छा उस टाइम का यही कह रहा था। आखिरकार मेरा सफर खत्म हुआ। लड़की ने बोला हाँ बस 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 इधर मोड़ लो, अब वो सामने मेरा घर है। तब मैंने देखा, जैसे होश में आया, सपनों की दुनिया से उतरकर अब जमीन पर आ चुका था कि ये मेरा सफर क्या खत्म हो गया। बारिश पड़ रही थी रिमझिम रिमझिम, लेकिन मुझे बारिश का जरा भी परवाह नहीं था। जैसे बारिश ये बिल्कुल नहीं हो रही। मैं बारिश में पूरा एक तरह से तरबतर हो चुका था, कपड़े भीगे हुए थे। लेकिन मैं अब उस लड़की को, अब जो पीछे बैठी हुई थी, अब उसको नजदीक पा करके मैं सब कुछ भूल चुका था। जब उसने रोका कि हाँ बस मेरा घर आ गया, ही रहा, इधर बाइक मोड़ लो, मैं अब ये जो तकलीफ था ना उस टाइम का कि मेरा सफर अब खत्म हो रहा है, चलो अब क्या कर सकते हैं। मैं उसके घर की तरफ बाइक मोड़ दिया। हाँ, घर क्या था, एकांत में बना हुआ, रोड के किनारे, रोड से बिल्कुल सटा हुआ, ज्यादा से ज्यादा 20-30 फुट की दूरी पर, ऐसी ही दूरी पर उनका घर था, उस लड़की का घर था। आप पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। जब उस लड़की ने कहा कि हाँ यही मेरा घर है, अब बाइक रोक दो, हम घर के दरवाजे पर चौखट पर पहुंच चुके थे। बाइक मैंने रोक दिया। तब वो लड़की कहने की अरे आ जाओ, तुम भीग चुके हो। मैं बाइक स्टैंड पर लगा दिया था। तब तक वो लड़की दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खोलने के बाद बिजली ऑन हो चुकी थी। अब वो घर जो अंधेरे में डूबा हुआ था, बिजली की जगमगाहट से पूरा रोशन हो चुका था।
लड़की कहने लगी, अरे अंदर आ जाओ, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल गीले पड़े हैं, बीमार पड़ जाओगे। अपने कपड़े को थोड़ा सुखा भी लो, पंखा चला देती हूँ, सब कुछ साधन कर देती हूँ। अब मैं घर के अंदर में आ गया था। घर जो था, जितना था, सब कुछ सही था। घर में वो सामान मौजूद था जो हर घर में होता है। मैं उस लड़की को देखा जो इतना बड़ा घर में अकेले रह रही है। तब मुझसे रहा नहीं क्या, मैं पूछा कि देखिए, आप इस घर में अकेली रहती हैं, आपके परिवार कहाँ है? तब वो लड़की कहने लगी कि मुझे डर नहीं लगता है, मैं अकेले ही ज़्यादातर रहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार हैं। मेरे परिवार मामा जी के घर पर गए हैं, आप कुछ दिन तक वहीं पर रहेंगे। मैंने बोला कि आप क्यों नहीं गई? तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है, अब मुझे दूसरे के घर में नींद आती भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर रहती हूँ। दिन में अपना टाइम पास करने के लिए सहेलियों के पास चली गई थी, अब वहीं से मैं वापस आ रही थी। मेरे जो परिवार है कुछ ही दिन में लौट आएंगे। तब मैं निश्चित सा हो गया था कि कितनी, अब जो लड़की है उसके शरीर में डर नाम का चीज़ नहीं है। मैं एक नौजवान हूँ और लड़की भी नौजवान, वो भी अकेले, वो भी सुनसान घर में जहाँ कोई दूसरा कोई है ही नहीं। तो क्या लड़की को डर नहीं लग रहा था मैं उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करूं? यही सब अपने मन में सोच रहा था। और तब जैसे लड़की मेरे मन की बात जान चुकी थी, कहने लगी कि मैं समझ रही हूँ तुम क्या सोच रहे हो, कि मैं लड़की जात हूँ ना, मुझे डर के रहना चाहिए था, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं। जो मुझसे टकराएगा ना, वो समझ लो कि उसका हाल मैं क्या करूँगी। मुझे सब दाव पेच आते हैं, मुझे अपनी रक्षा का कैसे करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ, तभी तो मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं सताता। मैं अब उस घर में उस लड़की का साहस देख रहा था। हाँ, तब वो लड़की अब किचन में चली गई थी। पहले चाय बिठा के आई, अब फिर तौलिया लेके आई, बोली अपने कपड़े थोड़ा ठीक से सुखा लो, हाँ थोड़ा देर रुको जब तक बारिश भी बंद हो जाएगी। मैं चाय बना के ले रहा हूँ। अब इतनी खूबसूरत लड़की का जो मुझे उस रात में साथ मिला, तो मैं अपने आप को तो धनी ही मान रहा था। हाँ, मैं सोच रहा था मन ही मन, कितने ख्वाब मैंने अब जैसे बुन लिया था कि काश ये लड़की मेरी फ्रेंड होती, काश ये लड़की मेरे जीवन में आ जाती। कितनी सुंदर साहसी लड़की है। ऐसे ही लड़की से साथ मैं तो शादी करने का मन बनाया हुआ था। ये तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन अपनी मन की बात अब इतनी सी मुलाकात में कैसे मैं कह सकता हूँ। अब उस लड़की के जो आकर्षण था ना, मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुका था। तब तक वो लड़की चाय बना के ला चुकी थी। कप में मेरे हाथों में पकड़ा दिया। कहने लगी चाय पी के बताओ चाय कैसी बनी है। पहला जो घूंट मैंने चाय का लिया ना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी चाय मैंने अभी तक पिया ही नहीं था। ना जाने उस चाय में क्या उसने डाला था। इतनी स्वादिष्ट चाय, कड़क चाय, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं उसकी चाय की तारीफ कर रहा था और मेरी बात सुन करके मुस्कुरा रही थी। आखिरकार हम लोग बातचीत अब बैठ करके करने लगे थे। वो लड़की कह रही थी देखो ना, बाहर में बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम अब जाओगे ना तो ठीक नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करो, अब बारिश बंद होते ही निकल जाना। वास्तव में मैं दरवाजे पर जाकर देखा, जैसा लड़की कह रही थी ना वैसे ही बारिश हो रहा था। बिजली कड़क रही थी, चमक रही थी। अब मुझे लगा कि लड़की बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मुझे अब थोड़ा अलग सोच विचार आ रहा था। ये लड़की मुझे क्यों रोक रही है? क्या मैं भी इसको एक तरह से अच्छा लगता हूँ? तभी तो मुझे बार बार रुकने की आग्रह करी है कि थोड़ा देर और रुको, थोड़ा देर और रुको, बारिश को बंद हो जाने दो। हम दोनों की नजरें तो मिल चुकी थी, लेकिन पहल कौन करेगा अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। लड़की भी शायद मुझसे प्यार करने लगी थी। अब मैं तो दिलो जान से उसको चाहने लगा था, लेकिन ना उस लड़की ने मुझसे अभी कुछ बोला, ना मैं अपने दिल की बात बताया। मैं सोचा कि जरूर मैं शहर में जाऊंगा ना, वापसी कभी न कभी आऊंगा, इस लड़की से
अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा कि तुम मुझे बेहद पसंद हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन अभी ये मौका नहीं है। खैर, हम इस तरह से छोटी मोटी बातों में लगे रहे। हमारे बारे में जानकारी ले रही थी कि कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते तुम्हारा माता पिता, हाँ यही सब। मैं भी उस लड़की से सवाल पर सवाल कर रहा था, लेकिन वो सवाल का एक ही जवाब देती थी कि मुझे घर में अकेले रहना अच्छा लगता है। मैं किसी से डरती नहीं है, मैं भूत प्रेत से भी नहीं डरती हूँ। हाँ, मेरे परिवार जो है मामा के यहाँ पर गया हुआ है, कुछ ही दिन में हमारा परिवार आ जाएगा। अब इस तरह करते करते अब उस जगह पर 2 घंटा से अधिक बीत चुका था। मतलब सुबह के 2 बज चुके थे। लड़की तब तक 2 बार चाय बना करके मुझे दे दिया था, और वही स्वाद जो पहले कप मैंने पिया था, बिल्कुल जैसे उसका कॉपी किया हो। ये स्वादिष्ट चाय था ना, मैं वास्तव में ऐसा चाय मैंने कभी पिया भी नहीं। ऐसा ही स्वादिष्ट चाय था। अब बारिश रुक चुकी थी, और तब मैं कहने लगा कि देखिए, मुझे अब निकलना होगा, बारिश बंद हो गई है, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि हाँ, क्यों नहीं मिल सकते हो। जब इस रास्ते पर आते जाते हो तो मुझसे मिलकर जरूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। और तब मैं समझ गया था कि जितना मैं प्यार उस लड़की से करता हूँ, शायद ये भी मुझसे करने लगी है। लेकिन अभी तो चंद घंटे ही हुए हमें मिले हुए। इतना मैं जल्दी से इस लड़की को प्रपोज नहीं करूँगा। थोड़ा इसको मैं समझूंगा, देखूंगा, परखूंगा, ये भी मुझे जाने पहचाने, और तब हम सोचेंगे इस विषय में। जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है, और जल्दीबाजी का नतीजा भी ठीक नहीं निकलता है। यही सब अपने दिल में अरमान लिए हुए मैं उस लड़की से विदा किया। वो लड़की बाहर तक मुझे छोड़ने आई, मेन रोड तक। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी, और कह रही थी कि जब भी आपका इधर आना हो ना, तो मेरे से मिलकर ही जाना। हाँ, मैं बोला बिल्कुल, जब भी इधर से गुजरूंगा आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि आपके हाथ का मुझे चाय चाहिए। वो चाय मैंने आज तक कहीं बाहर पिया ही नहीं है। लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, अरे चाय छोड़ो ना, जब कभी आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए पूरा भोजन का व्यवस्था करूंगी। आज मैं नहीं कर पाई। और वो अफसोस करने लगी थी। तब मैंने कहा कि अरे, इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है, मैं दोबारा जल्द आऊंगा, वो भोजन भी आपसे मैं जरूर करूंगा। इसके बाद मैं बाइक अपना स्टार्ट कर दिया था। लड़की वहीं पर खड़ी मुझे देखती रही। अब मैं भी मुड़ मुड़ कर देखता रहा जब तक वो मुझे नजर आ रही थी। आखिरकार मेरी नजरों से अब वो जगह अब ओझल हो चुका था। अब फिर मैं अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगा था। अब मन ही मन बहुत खुश था। मैं जैसा चाहता था, जिस लड़की से शादी करना चाहता था, सेम वैसी लड़की मुझे मिल चुकी थी। उसकी नजरों में जो आकर्षण था, उस आकर्षण में बंध चुका था। लड़की साहसी थी, दिलेर थी, सबसे बड़ी खूबी थी उसकी। और वो एकांत के घर में अकेले रह रही थी। उसको किसी बात का डर फिक्र था ही नहीं। ऐसा ही तो मैं चाहता था कि मेरी पत्नी जो हो, निडर हो, साहसी हो, सुंदर हो, और वो सारे गुण उसमें मौजूद था। खाना नंबर 1 बनाती थी, जैसे बोल रही थी। आज चाय तो मैं उसके हाथों का पी भी चुका था। मैं अपने रूम पर आ चुका था। रूम पर आने के बाद में मैं थोड़ा देर आराम जरूर किया, लेकिन उसका जो चेहरा था मेरे अब आंखों में समा चुका था। खैर, मैं जब सुबह हुआ, कुछ देर आराम करने के बाद मुझे अब ड्यूटी भी जाना था। हाँ, मैं अपनी ड्यूटी किया। जो मैं अपने यार पास के आसपास के जो दोस्त थे, मैं उनसे घुल मिल कर बात करता था। लेकिन जब से उस लड़की से मेरी नज़रें मिली ना, तो मैं अपने दोस्तों के पास बिल्कुल नहीं गया। मैं अपने मशीन के पास बैठा हुआ मशीन ऑपरेट कर रहा था, ना किसी से बोल रहा था। मेरे मन में बस उसी लड़की का चेहरा नाच रहा था। बस वही मुझे दिखाई दे रही थी, और उसकी ख्यालों में खोया हुआ था। मेरे दोस्त आ गए। अरे क्या बात है अंकुश, आज तो चुप चुप बैठे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ना हाय ना हेलो। मैं कहने लगा, हाँ भाई, कुछ ऐसा ही है।
तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी मैं आप लोग से मिल नहीं पाया, ना बोल पाया, माफ़ कीजिएगा। तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं जैसा था वैसे ही हो जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा मन नहीं किसी से बात करने का, और मैं टाल गया था। शाम को जब मेरी ड्यूटी ऑफ हुई ना, तो मैं अब प्रसन्न नहीं था अपने आप में। उस लड़की को जब से देखा तो मैं बिल्कुल अंदर अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता था। मैं अपने घर पे आया और अच्छा तरह से खाना बनाया। अब फिर भोजन वोजन करके अब मैं अपने खाट पर लेट गया था। अब मैं अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा, लेकिन जैसे ही मैं कोई किसी लड़की का फोटो देखता ना, तो लगता कि वही लड़की है, आंखें वही, चेहरा वही। हाँ, जैसे वो मुझे बुला रही हो, अरे आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ ना। जैसे ही मोबाइल को मैं स्क्रॉल करता, ऊपर नीचे करता, और वो फोटो तो हट जाती, दूसरी फोटो आ जाती, और वो भी फोटो उसी लड़की की होती। और वो फोटो कहती कि तुम आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा, तुम जल्दी से आओ ना। ऐसे ही कुछ देर मेरे साथ में होता रहा। जितनी बार फोटो को मैं आगे बढ़ाता, मैं समझता कि ये मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन एक फोटो हो तो चलो मान भी लिया। जितनी बार फोटो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और जो भी खूबसूरत लड़की का फोटो आता है, जैसे वो उसी में बदल जाती है, वैसे ही शक्ल उसका हो जाता है। और फिर वो कहने लगती, अभी तो यहीं पर हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद मुझे रहा नहीं गया, मन बेचैन हो चुका था। बस मुझे लग रहा था कि मैं उड़ करके उस लड़की के पास चला जाऊं। रात का 10 बज रहा था। हमारे आसपास में जो कारीगर रहते थे, जो भी लोग रहते थे, अब अपना सो चुके होंगे, मुझे अंदाजा यही था। लेकिन मैं मोबाइल में जो देखना शुरू किया ना, अब उसके बाद मेरी बेचैनी बढ़ चुकी थी। मुझे लगने लगा कि मैं उस लड़की के पास जाना चाहिए। ना जाने में मेरे को क्या हुआ, जैसे मैं अपने आप में नहीं हूँ। मैं अपना कपड़ा बदलने लगा। मैं अब कपड़ा चेंज कर चुका था, हेलमेट अपने सर पर लगा चुका था, बाइक का चाबी लेकर के मैं निकल गया। आज भी बरसात की मौसम थी, बरसात का मौसम चल रहा था, बादल जमे हुए, आकाश में बिजली चमक रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा था। अब मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके अब मेन रोड पर आ चुका था। जैसे मुझे कोई खींचता हुआ बुला रहा हो, मैं खींचता हुआ चला जा रहा हूं। अब वैसे ही मैं चलता जा रहा था। 30 किलोमीटर का सफर मैंने कब पूरा किया मुझे याद भी नहीं था। बस यही लगता था कि वो लड़की अकेली बैठी हुई है, अब मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना है। और 30 किलोमीटर का सफर अब उस अंधेरी रात में मैं कर चुका था। आज जब मैं दरवाजे पर बाइक लगाया ना, तो बाइक की आवाज़ सुन करके वो लड़की अपने घर से बाहर निकल गई थी। अब मुझे जब देखा ना, तब बहुत ज़ोर से मुस्कुरा पड़ी थी। कहने लगी कि मैं जानती थी कि तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे। देखो, मेरे दिल ने तुम्हें आवाज़ दिया था, वो आवाज़ तुम तक पहुंच गई, तुम खींचे चले आ गए। आओ अंदर चलते हैं। वास्तव में मैं उस लड़की को देखा ना, तो मैं खुशी से नाच उठा था। अब मुझे इतना आभास है कि मैं अपनी बाइक का सफ़र करके 30 किलोमीटर की दूरी आया हूँ, लेकिन मेरे बदन में ज़रा भी अब कोई दर्द ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, है ना। 30 किलोमीटर सफ़र बड़े आराम से मैं करके आ गया था। अब कोई भी थकान मेरे शरीर में नहीं था। मैं बिल्कुल तरोताज़ा, और उस लड़की का चेहरा जब देखा तो मैं तो खुशी के मारे नाच उठा था। हम दोनों कमरे में आ चुके थे। आज भी उनका परिवार नहीं आया था, वो लड़की अकेले थी। कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाई हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल। मैंने बोला कि आप कैसे जानते थे कि मैं आऊँगा। तब वो लड़की कहने लगी, मेरा दिल बोल रहा था। मैं जब अपने लिए खाना बना रही थी ना, तो मैं सोचा कि क्यों ना तुम्हारे लिए बना लो। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि तुम जरूर लौटोगे, तुम जरूर आओगे, तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे। देखो, तुम आ ही चुके ना। मैं बहुत खुश था। ऐसा ही तो लड़की को मैं चाहता था कि ऐसी लड़की मेरे जीवन में आए। जब उसने भोजन परोसा ना,
मैं जो ने भोजन का स्वाद लिया ना, तो वाकई बताता हूँ, ऐसा भोजन मैंने कभी किया ही नहीं था। ना तो होटल में ऐसा खाना मिला था और ना मेरे घर पर। मेरे माँ का हाथ का भी बना खाना उसके आगे बिल्कुल फीका था। मैं तो उंगलियां चाटते रह गया था। हाँ, इसके बाद वो लड़की मुस्कुरा मुस्कुरा करके पूछने लगी। मैं भी उससे सवाल पूछ रहा था कि आप आज भी घर पे अकेली हो, आपके परिवार नहीं आया? हाँ, तब वो कहने लगी नहीं, अभी उनका कुछ टाइम लगेगा, आएंगे लेकिन थोड़ा देरी से आएंगे। अब इसके बाद मैं भोजन कर चुका ना, तब लड़की कहने लगी अरे आराम कर लो ना, इतना दूर बाइक चला के आ रहे होगे, अब शरीर थक गया होगा। अब वास्तव में जब लड़की बोली ना, तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे शरीर का पोर पोर दर्द करने लगा। हाँ, जबकि मैं थोड़ी देर पहले अपने को बिल्कुल स्वस्थ पा रहा था। लड़की के बोलते ही मेरे शरीर में अब लगने लगा कि थकान आ चुका है। अब मुझे ऐसा लगने लगे हाँ, लड़की सही कह रही है, मुझे आराम कर लेना चाहिए थोड़ा देर। अब मैं उसके बिस्तर पर लेट चुका था। आज जैसे ही लेटा ना, मुझे नींद आ चुकी थी। मैं नींद में जा चुका था। करीब करीब मुझे ध्यान है, जब मैंने घड़ी देखा था ना, तो सुबह के 3 बज रहे थे और लड़की मुझे जगा रही थी। मेरे बगल में लेटी हुई लड़की अब मुझे उठा रही थी। कहने लगी अंकुश, देखो, अगर तुम्हें ड्यूटी जाना है ना, तो तुम्हें अभी निकलना पड़ेगा। मौसम बिल्कुल साफ है, तुम जा सकती हो। मैं जब घड़ी देखा ना, तो वाकई में सुबह होने वाली थी, 3 बज चुका था। मैं उस लड़की को अपने बगल में लेटे देखा। मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं और वो एक साथ एक पलंग पर, एक ही जगह पर लेटी हुए हैं। मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं नींद में चला गया था। क्या इस लड़की ने मेरे साथ में कुछ किया? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इसके साथ अब इसका हाथ भी छुआ हो। बिल्कुल मुझे याद नहीं है। लेकिन अब लड़की बोल रही थी कि अंकुश, तुम्हें अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह होने जा रही है। तुम्हें 30 किलोमीटर का सफर भी जो करना है, आराम से जाना, तेज बाइक मत चलाना। इसके बाद उस लड़की का जो बात मैंने सुना ना, तो मुझे लगने लगा कि हाँ, लड़की सही कह रही है। अगर मुझे फैक्ट्री में जाना है, काम करना है, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अब उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आया था, मैं उस लड़की को अलविदा बोल करके कि हम दोबारा मिलेंगे। अब हम अपना बाइक स्टार्ट किए और अपने घर की तरफ चल पड़े थे। जब घर आया ना, तब मुझे और थकान महसूस होने लगी थी। मैं अपने बिस्तर पर गिरा ना, तो सुबह के 8 बजे ही मुझे नींद अब टूटी थी। जब नींद खुली ना, तब मैं रात की बातें अब ध्यान आने लगा था कि मैं वास्तव में उसके घर गया था। 30 किलोमीटर दूरी मुझे तो एक सपने की तरह लग रहा था कि मैंने वो प्यारा सा सपना देखा था। लेकिन जब मेरे शरीर पर जो कपड़ा पहन रखा था, वो कीचड़ से अब बाइक पर आते जाते बरसात का टाइम छीटा पड़ा होगा, तब मैं पहचाना कि नारी, मैं जरूर सफ़र किया था। नहीं तो ये कपड़े तो मेरे गंदे थे नहीं। जरूर इतना लंबा सफ़र किया था, तभी तो हमारे कपड़े गंदे हुए हैं। खैर, अब इसके बाद मैं अपना काम पर जाना था और उसके लिए मैं तैयार अब होने लगा था। अब वही दोस्त जो थे, मैं जिनसे जा कर के घंटों बतियाता था, हंसी मजाक करता था, अब मैं उनसे कटने लगा था। उनके पास जाता नहीं था, बिल्कुल अकेले ही रहना पसंद करने लगा मैं। अब मैं अपने मशीन के पास जाता था, मशीन ऑपरेट कर देता था और चुपचाप खड़ा होकर मशीनों को देखता रहता था। और दोस्त जो आसपास मशीनों पर काम करते थे, अब मशीनें तो सारी ऑटोमेटिक थी, एक बार चालू करो, बस निगाह भर रखना होता था। और वो मेरे पास में आकर कहने लगे कि अंकुश, तुम्हें हो क्या गया है? आज भी ना हम लोग के साथ में दुआ सलाम, ना कोई हंसी ना मजाक, सीधा आए काम पर लग गए। बात क्या है भाई, तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है? कुछ बात है तो हमें बताओ ना, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन तो नहीं है। लेकिन मैं उनको टालने लगा कि नहीं नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है। खैर, वो दोस्त समझ लिए कि मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ और वो मुझे दोबारा तंग भी नहीं किए, अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी शाम को जब छुट्टी हुई, तो उसी लड़के के ख्यालों में हमेशा खोया रहता था। जैसे वो लड़की मेरे से बात कर रही हो, मुझे ऐसा आभास होता था मन में
हाँ, वो लड़की कहती थी कि तुम अपने घर जाओ, आप जाओ वहाँ पर तैयार हो, खाना वाना बनाओ, खाओ, जो करना है करो। जैसे एक एक वर्ड मेरे कानों में गूंजता रहता था। और वही ड्यूटी खत्म होने के बाद अपना घर जाकर फ्रेश होना, अपने थोड़ा बहुत खाना का तैयारी किया, लेकिन अभी भोजन नहीं किया था। आज मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी। मैं सोचा कि थोड़ी देर आराम करने के बाद तब मैं भोजन करूंगा। शरीर में थकान महसूस हो रही थी। अब मैं जब बिस्तर पर लेटा ना, तो जल्दी ही नींद आ गई थी। अचानक जो सपना देखा ना कि मैं उसी घर पर हूँ, उसी लड़की के साथ मेरा हंसी मजाक चल रहा है। मैं उस लड़की को चुटकुला सुना रहा हूँ और लड़की चुटकुला पर हंसती जा रही थी। उसकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और अचानक लड़की कहने लगी कि अरे तुम अभी तक अपने घर पे ही हो, क्या मेरे पास में नहीं आओगे? और तब मैं कहने लगा अरे मैं तो आपके साथ बैठा हूँ। और तब लड़की कहने लगी तुम देखो तो सही, तुम हो कहाँ पर? अब वाकई में आँख झपका करके मैं देखता हूँ ना, तो मैं अपने बिस्तर पर हूँ। और वो भरम 1 मिनट के लिए, 1 सेकंडों में टूट जाता है। वो सपना खत्म हो जाता है। और तब मैं समय देखता हूँ तो 11 बजा हुआ रात का। मुझे अब लगने लगा कि मुझे उस लड़की से मिलने जाना है। बस मन में यही ख्याल बस आ रहा था, कोई ख्याल नहीं इसके अलावा कि मुझे जाना है मिलने के लिए, कैसे भी, जैसे वो लड़की मुझे खींच रही हो, बुला रही हो। अब फिर मैं नए कपड़े धारण करके और मैं अपने बाइक हेलमेट लगा करके चल पड़ा था। 30 किलोमीटर का सफर कब मैंने पार किया मुझे याद भी नहीं। उस लड़की के साथ मैंने वहां पर भोजन किया, उसका बनाया हुआ, वो भी उस रात की तरह बहुत स्वादिष्ट था। और उस भोजन की तारीफ कर रहा था। और इसके बाद वो लड़की कहने लगी कि अंकुश तुम थक चुके होगे, अब 30 किलोमीटर की बाइक चला करके तुम आए हो तो आराम कर लो। आज जैसे ही बोला, वास्तव में मेरे शरीर में हरारत होने लगी थी, थकान से महसूस होने लगी। अब मुझे लगा कि फिर मुझे आराम कर लेना चाहिए। और वही बिस्तर पर जाके गिरा तो मुझे नींद आ चुकी थी। जब लड़की के हिलाने डुलाने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी, अंकुश उठो, अंकुश उठो, 3 बजने वाले हैं, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगे, नौकरी पे नहीं जाना है? और तब मैंने आंखें खोली, तब देखा कि लड़की मेरे बगल में लेटी हुई। अब उस पोजीशन को देख करके मैं समझ चुका था कि ये लड़की, ये तो मेरी एक तरह से पत्नी बन चुकी है, बिना शादी ब्याह के। मैं थोड़ा हैरान हो गया था। और तब वो लड़की कहने लगी अंकुश 3 बज रहा है, अब तुम तैयार हो जाओ और निकलो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। वाकई में उसका आदेश मानने पर मैं मजबूर था। और फिर मैं तैयार होकर के अपनी बाइक स्टार्ट किया, अब चल पड़ा था। घर कब पहुंचा मुझे जरा भी एहसास नहीं, थकान अब हुआ ही नहीं। घर पर आ गया, आज जब बिस्तर पर गिरा ना, तब मुझे फिर नींद आ चुका था। अब वही हुआ, 8 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। और तब मैं इसके बारे में सोचने लगा था कि मैं आज भी उस लड़की के पास पहुंच गया था। 30 किलोमीटर का मैं सफ़र किया और वो जो कुछ हुआ था वहाँ पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि भोजन करते हुए ही अब मुझे उस लड़की ने बोला कि अंकुश आराम कर लो, तुम 30 किलोमीटर का सफ़र करके आए हो, थक गए होगे। और तब मुझे लगने लगा कि हाँ, आराम की ज़रूरत है। मेरे शरीर में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा था। और तब मैं जैसे बिस्तर पर गिरा तो मुझे नींद आ चुकी थी। और आखिरकार जब आँख खुली लड़की को उठाने के वक्त, और तब मैंने उस लड़की का पोजीशन देखा था। जरूर मेरे साथ में कुछ न कुछ किया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैंने अभी तक उस लड़की को छुआ तक नहीं था अपनी नज़र में। हाँ, दोस्ती जरूर हो गई थी, बातचीत होती थी, लेकिन मैं अपनी नज़र में अभी तक उस लड़की को हाथ में नहीं लगाया था। और वो उस बिस्तर पर सोने के बाद लड़की मेरे बगल में आके लेट जाती थी। अब मुझे एहसास भी नहीं था कि उसने चाहे हमने कुछ ऐसा कुछ किया हो। बिल्कुल मुझे तो याद ही नहीं था। यही सोच विचार करने लगा कि कैसा खेल मेरे साथ में चल रहा है, कैसे मैं उस लड़की के पास पहुंच जाता हूं। दिन भर मैं सही रहता हूं, लेकिन उसके ख्यालों में खोया रहता हूं। आज शाम होते ही
अब अंधेरा होते ही बेचैनी बढ़ने लगती है। ऐसा ही मेरे साथ में 5 रातों तक हुआ। लगातार लगातार 5 रातों तक मैं उसके घर पहुंच जाता था, उसके साथ बनाया हुआ भोजन मैं खाता था और फिर आराम करता था। और जब नींद खुलती ना तो लड़की मुझे जगाती थी कि अंकुश उठ जाओ, देखो सुबह का 3 बज गया है, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हें नौकरी भी जाना है, काम भी तो करना है। और तब मैं उस घर से निकलता था। मैं अपने यार दोस्त से बिल्कुल कट सा गया था। ना तो मैं किसी को फ़ोन करता था, और किसी का फ़ोन भी आता था ना यार दोस्तों का, तो मैं उठाता नहीं था। ना जाने मेरे साथ में क्या हो गया था। यार दोस्त मेरे बहुत परेशान थे, फ़ोन करते थे। फैक्ट्री पहुंचता तो मेरे यार दोस्त मेरे बगल में आके खड़े हो जाते थे। अंकुश तुझे हुआ क्या है? तो हम में से किसी से बात नहीं करता है। अरे कोई बात हो तभी तो बताओ, हम उसका समाधान करेंगे ना। लेकिन मैं बताता क्या कि मेरे साथ में हुआ क्या है। मुझे तो प्यार हो गया था उस लड़की से। ये बात मैं अपने दोस्तों को क्यों बताऊं? मैं अपने दोस्तों को समझा देता था कि नहीं भाई, मेरा मन नहीं कर रहा आप लोगों से बात करने का, मेरी तबीयत ऐसी ही कुछ चल रही है कुछ दिनों से। जब मेरा मन स्वस्थ हो जाएगा ना तो जैसा था मैं वैसे हो जाऊंगा, अब फिर वही बातचीत करेंगे। अभी तो हमें माफ़ कर दीजिए। मैं अकेले में अब रहना पसंद करने लगा था। घर पर भी आता था ना तो पहले अपने अड़ोसी पड़ोसी से मिलता था, उनका हालचाल लेता था। लेकिन अब ये सब कुछ मैं बंद कर चुका था। सीधा अपने घर में आके दरवाज़ा बंद कर लेता। कुछ भूख लगती तो बनाने की कोशिश करता, थोड़ा बहुत खाता भी था। फिर मैं अपने बिस्तर पर गिरता, कभी मोबाइल देखता। जैसे मोबाइल में किसी लड़की की तस्वीर आती तो ऐसे बन जाती थी कि जैसे वही लड़की मेरे से लाइव मेरे से बात करती थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ ना मेरे पास में, मैं तुम्हें कब से इंतज़ार कर रही हूँ। आज जैसे बोलती थी ना, मैं उसको स्क्रॉल करता था कि ये क्या हो रहा है, वो लड़की लाइव थोड़ी कैसे आ सकती है। तो जैसे स्क्रॉल करता था तो दूसरी तस्वीर भी ऐसी ही बन जाती थी। मैं पागल हो जाता था और वही लगता था कि बस मुझे उस लड़की के पास जाना चाहिए। और वही मैं करता था, कपड़े बदलता और सीधा हेलमेट पहनता, बाइक लेकर के और निकल पड़ता। वहाँ लड़की जैसे मेरा इंतज़ार कर रही हो, बाइक की आवाज़ सुन करके, और घर से बाहर खड़ी हो जाती थी। मुझे घर में ले जाती थी, भोजन कराती थी, अपने पास सुलाती थी और सुबह 3 बजे मुझे जगा भी देती थी कि अंकुश तुम्हें जाना होगा, देखो सुबह का 3 बज रहा है, अब तुम्हें नौकरी भी तो करनी है, जाओ निकल जाओ। और मैं एक दिन परेशान था। मेरे गांव से फ़ोन आया था और कुछ पैसों की डिमांड थी। जितना पैसा मेरे पास में जमा था ना, उससे बात बनने वाली नहीं थी और डिमांड कुछ ज़्यादा ही था, पिताजी ने मांगा था और वो डिमांड मुझे हर हालत में पूरा करना था। मैं अपने उन्हीं यार दोस्तों के पास में गया कि भाई कुछ 1000 रुपये की ज़रूरत है, क्या आप लोग मदद करोगे? अगली सैलरी में मैं आपको दे दूँगा, मुझे घर पर पैसा भेजना है। और तब उन लड़कों ने देरी नहीं किया था कि हाँ कुछ ले लो, जितना चाहिए हम देने के तैयार हैं। लेकिन तुम बताते क्यों नहीं हो, अपनी परेशानी अंदर क्यों छुपाते हो? अगर ऐसी वैसी बात हो तो हमसे खुल के बात करो और जो भी समस्या है हम सब मिलकर समाधान करेंगे। तुम्हें घबराने की, शर्माने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा चाहिए? फिर मैंने वो पैसा बताया तो दोस्तों ने 1 मिनट में सब पैसा मुझे दे दिया था। ये लो पैसे, भेजो अपने घर में, और आइंदा से कोई चीज़ की जरूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। वो पैसा मैं अपने घर पर भेज दिया था और दिल में थोड़ा शांति मिली थी। चलो, जितना मेरे पिताजी ने पैसा मांगा था मैंने उनको भेज दिया, मन शांत हो चुका था। और वही हुआ शाम के टाइम। अब उस लड़की की अब एक तरह से कॉल आने लगा मन में। अब मुझे जब भी वो याद करती थी ना तो मन बेचैन हो जाता था। मुझे कुछ सोचता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो यही सोचता था कि जल्द से जल्द उस लड़की के पास पहुंच जाऊं और उसके साथ में रात बिताऊं। यही मन करता था हमेशा। मैं चाहता था कि उस लड़की के हमेशा सामने रहूं, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते रहूं, बस मुझे यही भाता था। अब मैं उस रात जब उस लड़की के पास पहुंचा तो लड़की कहने लगी कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कुछ
पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। कितना पैसा चाहिए? जितना चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें किसी दूसरे से हाथ फैलाने की जरूरत क्या थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को कैसे पता कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी। मैं अपने यार दोस्तों से मांगा था, इसको कैसे मालूम? लेकिन अब जो मेरी अवस्था थी ना, इतना सोचने समझने की नहीं थी। मैं तो उस लड़की के प्यार में पागल सा हो गया था। अब फिर वो कहने लगे कि आगे से किसी से मांगने की जरूरत नहीं है अंकुश, अभी कुछ चाहिए, जो भी तुम्हें जरूरत हो ना आप मुझसे कहो, वो जरूरत तुम्हारा मैं पूरा करूंगी। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की अब मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब मैं यही सोच रहा था कि मैं जवां मर्द होकर के अब किसी लड़की से कुछ पैसे मांगूं, मुझे ये सही नहीं लग रहा था। मेरा मन गवारा नहीं कर रहा था कि मैं किसी लड़की से कोई आर्थिक मदद लूं। अब मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। हाँ, तब वो लड़की कहने लगी चलो अभी तो काम हो गया है, लेकिन आगे से किसी के हाथ फैलाओगे नहीं, किसी के आगे। जो भी चाहिए मेरे खुल कर बोलो, तुम्हारा मैं उसी टाइम मदद करूंगी। कैसा भी मदद हो, आर्थिक हो, कोई भी, मुझे बता दिया करो। मैं समझ गया था कि लड़की पैसे वाली है और जरूर ये जो कह रही है वो कर देगी, लेकिन मैं किसी लड़की के आगे हाथ फैलाना चाहता भी नहीं था। एक मर्द होने का जो खुदगर्ज था मुझ में कि मैं मर्द हूं और मर्द सब कुछ कर सकता है, मैं उस लड़की के आगे अब ये बात बोल भी नहीं सकता कि मुझे ये जरूरत है। जरूरतें तो मेरी बहुत सारी थी, अब मैं चाहता तो बोल सकता था, लेकिन मैं उस जरूरतों को उसके आगे जाहिर भी नहीं किया। अब जो सिलसिला चल रहा था ऐसा ही हफ्ता भर मेरे साथ में चला और आसपास और मेरे फैक्ट्री के दोस्त कोई भी नहीं जान पा रहे थे कि मैं रात को 10 बजे 11 बजे अपने घर से बाइक लेकर निकल जाता हूँ और मैं रात भर न जाने कहाँ गायब रहता हूँ और सुबह के टाइम अपनी बाइक लेकर के मैं अपने रूम पे आ जाता हूँ। ये तो रोज क्या हो गया था, लेकिन अब ये जो समस्या थी ना मेरे लिए थोड़ा सा अलग लगने लगी थी। मैं दिन में कभी जब मेरा मन शांत होता ना तो उस लड़की के बारे में सोचता कि कैसी लड़की है भाई, ये रात होते ही मुझे बेचैन कर देती है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। अब मैं उस लड़की के पास पहुंच जाता हूँ। मन में ऐसे ऐसे ख्याल आता था। एक दिन छुट्टी थी, सुबह ही से मेरा मन बेचैन हो रहा था और मैं सोच रहा था कि 11 साढ़े 11 का टाइम था सुबह का। अब मैं सोचा कि चलो आज रात में ना जाकर के दिन में ही उससे जाके मिलते हैं, क्या पता उसका परिवार आ गया हो। और मैं यही सोच समझ करके दिन के टाइम ही उसके घर की तरफ चल पड़ा था। 30 किलोमीटर का सफर मैं पार कर लिया था और जब उस घर के सामने जब पहुंचा ना तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। जो मैं घर देखता था सही सलामत, सब कुछ उस घर में अब कायदे से रखी हुई है। वो घर तो इतना पुराना था और आगे में मकड़ी के जाले दरवाजे पर लगे हुए थे। ताला था जो जंग खा रहा था। ऐसी हालात देख करके मैं दहल सा गया था। मुझे लगने लगा कि मैं कहीं गलत घर में आ गया हूं, ये घर तो कहीं हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब आसपास देखना शुरू किया ना तो उस घर के आसपास में कोई घर था भी नहीं और घर जो थे थोड़ा दूर दूर पर थे। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि हर रात में आता था और उसी जगह पर वही घर होता था और तब वो घर रोशनी से चमकता रहता था। लेकिन जब दिन में उस घर के हालात देखा ना तो मैं दंग रह गया था। वो घर कहीं से नहीं लगता था कि उसमें कोई इंसान रहता हो। बिल्कुल उजड़ा हुआ घर था। जब उजड़ा हुआ घर देखा ना तो मैं तो हिल चुका था। थोड़ी दूर पर अब जंगल जैसा खेत खलियान जैसा था, वहां पर जंगली घास वास उगे थे और वहां पर कुछ नौजवान जो थे और कुछ बुजुर्ग भी थे, अपनी बकरियां अपनी पशु को चरा रहे थे खेत में। मैं जब उनको देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस घर के बारे में जानकारी लेना चाहता था। मैं कैसे गलत घर में पहुंच गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
इसी घर में तो मैं हर रोज आता था। वो लड़की दरवाजा खोल करके बाहर खड़ी होती थी, मैं उससे मिलता था, घर के अंदर जाता था। वो किचन में मेरे लिए नाश्ता, खाना, चाय सब कुछ बनाती थी। और वो घर आज बिल्कुल बिखरा हुआ है, जैसे इस घर में 10 वर्षों से, 15 वर्षों से या कुछ सालों से इस घर में कोई रहता ही नहीं हो। ऐसा ही उसका हाल था। बिल्कुल मकड़ी के जाले हर तरफ दिखाई दे रहे थे, घास फूस हर तरफ, पत्तियां बिखरी हुई थी, गंदगी का अंबार लगा हुआ था। ये कैसे संभव है, जबकि मैं पिछली रात को ही यहां से गया था, सुबह के 3 बजे। अब कुछ ही घंटों में ऐसा बदलाव कैसे आ सकता है। मैं उन चरवाहों के पास पहुंच गया था। जब चरवाहे मुझे देखे ना, तो मेरी तरफ अब वो देखना शुरू कर दिए थे। जब मैं उनके पास गया ना, तब उनमें से एक जो थोड़ा उम्रदार व्यक्ति था, वो कहने लगा, क्या है बाबू, आप हमारे पास क्यों आ रहे? जाओ यहाँ से, गाय भैंसे भड़क जाएगी। मैं अब उनसे पूछने लगा कि भाई आप लोग यहीं आसपास में रहते हो? तब वो कहें कि हाँ, हम तो यहीं पर रहते हैं और हर रोज इसी खेत में अपना जानवरों को चराने के लिए आते हैं। मैंने बोला, ये घर को आप देख रहे हो? बोला, हाँ, हम तो कई सालों से इस घर को देख रहे हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं क्या? मैंने बोला कि नहीं भाई, इस घर के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। बोले, कैसे जानकारी? ये घर तो 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहां पर लोग देखने के लिए आते हैं, घर खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं इस घर को। क्या आप भी ऐसे ही सोच के आए हो क्या? मैं उनकी बात सुना ना तो और दहल चुका था। मैं पूछने लगा, भाई कि एक घर के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, आप सही सही बात बताओ। ये घर जैसा दिख रहा है, ऐसा कब से है? तब वही व्यक्ति, चरवाहा जो था ना, वो बताने लगा कि बाबू, इस बात को लगभग 10 साल हो चुका है। ये घर में पूरी फैमिली रहा करती थी और अचानक कहीं वो जा रहे थे, कार उनके पास में थी और एक्सीडेंट हो गया। आप सबके सब मर चुके थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा। क्यों पूछ रहे हो बाबू, बात क्या है? अगर तुम्हें घर खरीदना है ना, तो मैं अब आसानी से घर दिलवा सकता हूँ। आपको सस्ते दामों में घर मिल जाएगा। मैं कहने लगा, भाई इस घर को मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ। अब मैं उनसे क्या बताऊं कि मैं क्यों इस जगह पर आया था और क्यों मैं इस घर के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। मैं उस घर के बारे में और जानकारी लेने लगा कि आखिर इस घर का मालिक कौन है और वो अब कैसे एक्सीडेंट हुआ। पूरा एक एक बात उनसे पूछ रहा था, लेकिन वो पूरा जानकारी नहीं दे पाए। वो कहने लगे, बाबू ये जो मकान जिसका था, अब मैं बता तो रहा हूँ, एक्सीडेंट में पूरा परिवार मारा गया और उसके बाद की जानकारी हमें नहीं है। ये तब से घर अब खाली पड़ा हुआ है, अब एक तरह से खंडहर बन चुका है। कई बार इस घर को लेने के लिए कुछ आते हैं, लेकिन यहाँ की जो कहानी जानते हैं ना, कोई बताता है ना, तो डर जाते हैं। मैं पूछने लगा कि बात क्या है भाई, कौन सी कहानी है? तब वो चरवाहा बताने लगा कि बाबू, उस एक्सीडेंट के बाद कुछ साल तक तो यहाँ सब कुछ सही रहा। इसके बाद उस घर के जो बेटी थी ना, लड़की थी ना, इस जगह पर दिखाई देने लगी। जो भी अकेले रात में जाता जाता था, आज जब उस लड़की को देखता था ना, तो डर जाता था। लेकिन लड़की किसी को परेशान नहीं करती थी, लोग बाग ही देख कर डर जाते थे। तब ये घर जो है ना, भूतहा घर के नाम से जानने लगा। और लोग बाग कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी इस घर में रहती है। कुछ लोगों ने उसको इस घर में रहते हुए देखा है। अब मैं जब सुना ना, तो मेरे तो होश उड़ चुके थे। अब मैं तो सिहर गया था डर के मारे। और चरवाहा करे थे, बाबू ऐसा क्या हो गया, क्यों डर के, बात क्या है? मैं कहने लगा कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है। तब वो चरवाहा कहने लगा कि देखो बाबू, घर खरीदना है ना, तो इस घर को मैं सस्ते में दिलवा दूंगा। अब मुझे कुछ कमीशन में मिल जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। तो कभी भी आपका मूड बने ना कि घर खरीदना है, तो आप मेरे पास में यहीं पा जाना, यहीं पर मैं अपने जानवरों को चराता हुआ मिल जाऊंगा। आप बिल्कुल सस्ते दाम पर ये आपको घर में दिलवा सकता हूं। कहीं पर आप किसी के बहकाव में मत फंसिएगा। लोग बाग आपसे ज़्यादा पैसा ऐंठ लेंगे,
लेकिन मैं आपको सही सस्ता घर दिलवा सकता हूँ। और 2 पैसा मेरे पास में आ जाएगा जब भी आपका इरादा हो। अब तो मुझे जानकारी मिल चुकी थी। अब मैं बेहद डरा हुआ था। उस घर के पास में आया, दोबारा उस घर को देखा। अब वाकई जो वो चरवाहा जो बता रहा था ना, वैसे ही लग रहा था। मुझे तो यही लगा कि मैं किसी भूतनी के चक्कर में फंस गया। एक एक बात मुझे अब सब याद आने लगी थी। क्यों मैं रात का टाइम 30 किलोमीटर का सफ़र अपने बाइक से अब पूरा कर लेता था, अब मुझे पता भी नहीं चलता था। और उस लड़की के साथ भोजन करने के बाद मैं पलंग पर लेटता था तो मुझे अपने आप को अब होश ही नहीं रहता था कि मैं हूँ कहाँ पर। वो लड़की मुझे जगाती थी ना, तो मैं नींद से जागता था और अपने आप को उसी के साथ बिस्तर पर पाता था। अब मैं सब कुछ समझ गया था कि वो लड़की जो मुझे प्रेम करती है ना, वो एक भूतनी है। इसके बाद तो मैं खौफ में भर चुका था। हालांकि उस लड़की ने मेरे साथ में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना उसका नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा था। वो तो मेरा मदद भी करना चाहती थी कि जो कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, एक बार मुंह तो खोलो, क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन मैं शर्माता था कि अरे वाह, मैं लड़की से मांगूंगा कि तुम मुझे पैसे दे दो, धन दौलत दे दो। अब मैं इसी दुविधा में रह गया था। मैं वाकई उस घटना से एकदम डर चुका था। सीधा अपने शहर आया। आज सबसे पहले वही काम किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं मंदिर में पहुंच गया था। पुजारी जी को अब सब कुछ बताया कि पुजारी जी, मेरे साथ में ऐसा चल रहा है। पुजारी जी मेरी कहानी सुने ना तो वो भी खौफ में आ गए थे। कहने लगे कि बेटा, तुमने तो बहुत ज़्यादा देर कर दी। मैं और डर चुका था कि क्या कहना चाहते हो पुजारी जी। तब पुजारी जी मेरी आंखों में देखने लगे कि बेटा जरा आंखें फैलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन जब देखे ना तो कहने लगे कि ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा। अगर तुम्हारे ऊपर में कोई भूत प्रेत का साया होता तो मैं एक नज़र में पहचान लेता, लेकिन ऐसा कोई मुझे चीज़ तुम्हारे ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम सही में ये बात बोल रहे हो? तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है? मैंने बोला कि हाँ पंडित जी, ये मेरे साथ में कई रातों से चलता आ रहा है। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था। आप कहने लगे कि बेटा, इससे आगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आप फिर एक लाल धागा मुझे मन से अब बांध करके दिए कि बेटा अपने हाथ में बांध लो, अपराध जो ईश्वर है तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा बता रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो आत्मा लड़की है तो तुम्हारे शरीर में उसका अंश होना चाहिए, लेकिन वो अंश तुम्हारे शरीर में मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से मैं लाल धागा दे रहा हूँ और तुम्हारे हाथ में बांध रहा हूँ। इससे तुम्हारा बचाव होगा जैसा तुम बोल रहे हो। और उसके बाद मैं अपने घर पर आ चुका था। रात हो चुकी थी। मैं डरा हुआ था। मैं ये सब बातें किसी को बताना नहीं चाहता था कि कोई लोग मेरा मजाक उड़ाए। मेरे परिवार का ही फोन आया था, लेकिन मैं सब बातें छिपा गया था। लेकिन मेरी आवाज़ों में डर था। अब मेरे परिवार वाले अब आवाज़ तो पहचानते थे। अब मेरे परिवार वाले पूछ बैठे, ऐसा क्यों डरे हुए हो? आवाज़ तुम्हारी बदली हुई है। तब मैंने बहाना बना दिया कि बस सर्दी जुकाम का असर है और कोई बात नहीं है। मैं उनको भी टाल दिया था। अब मैं सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं उस लड़की के चंगुल में कभी नहीं फंसूंगा। मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की मुझे चाहे कितना बुलाने की कोशिश करे, मैं जाऊंगा नहीं। क्या कोई भूतनी से कोई प्यार करता है? मैं मानता हूं कि बहुत ही सुंदर आकर्षक है, लेकिन है तो भूतनी ना। मैं बेहद डरा हुआ था। वैसे मैं भूत प्रेत को कभी मानता नहीं था, लेकिन जो हालात मेरे साथ में चल रहे थे, जो मैं निष्कर्ष पर निकला ना, तब मुझे डर आ चुका था। रात हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर, अब तो मैं मोबाइल में उठाने पर डरता था कि कहीं मैं मोबाइल में खोलूं और फिर कोई लड़की का तस्वीर आ जाए और फिर वो लड़की मेरे से लाइव हो जाए कि आओ जल्दी मेरे पास आओ। मैं इसलिए खौफ में आ चुका था। और कब मुझे नींद आ गया मुझे पता भी नहीं चला। अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज जानी पहचानी थी। अब मैं
नींद में था, जब आवाज कानों में पड़ी ना तो मेरी आंख खुल गई। और तब मैंने जो देखा ना, बस देखता ही रह गया था। मेरा तो जरे जैसा लगा कि शरीर का अब पूरा खून ठंडा पड़ चुका है। डर इतना शरीर में पैदा हो चुका था। वही लड़की मेरे सामने में दरवाजे के पास में खड़ी हुई थी। सब कुछ वही, कपड़ा वही, चेहरा वही, लेकिन उसके पैर जो थे ना, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे वो हवा में उड़ रही हो। पैर कहां पर है मैं देख रहा था, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। आइए, पहली बार वो अपने असली रूप में मेरे सामने में खड़ी थी। बिना पैर की आधा शरीर मुझे उसका दिख रहा था। पैर वाला हिस्सा ही गायब था, जैसे हवा में खड़ी हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। वो खौफ जो मेरे साथ में हुई थी ना, मैं कैसे बताऊं कि मैं उस रात में क्या देखा था, क्या महसूस किया था। वो डर आज भी मेरे जहन में जिंदा है। और वो लड़की मुझे आवाज दी, अंकुश, अंकुश। और मैं तो बस देखता ही रह गया था। डर के मारे बुरा हाल था, कांप रहा था अपने बिस्तर पर। और तब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ी। मेरे पलंग के अब थोड़ा सा ही फासला बाकी था। आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी, अंकुश तुम डर गए। मैं तुम्हें अपना हकीकत बताना चाहती थी पहले ही दिन से, लेकिन मैं डरती थी कि तुम मेरा हकीकत जान लोगे ना तो मुझसे प्यार नहीं करोगे। अब मैं तो तुम्हारे प्यार में आ चुकी थी। अब मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती थी। हाँ, इसी वजह से मैं तुम्हें अपना सच्चाई तुम्हें बता नहीं पाई। इस बात का मुझे अफसोस है अंकुश। अगर मैं सच्चाई बता देती ना तो तुम्हारा ये हालत नहीं होता, लेकिन अब तुम सच्चाई जान चुके हो। अब देखो अंकुश, मैंने तुम्हें कभी भी सताया नहीं है। मैं तुमसे प्रेम किया है, आज भी प्रेम करती हूं। अब मैं तुम्हारा हमेशा मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मदद कोई मांगा ही नहीं। मैं सब उसकी बातें सुन रहा था, मन बिल्कुल डरा हुआ। अब मैं ऐसे ही मन में सोच रहा था कब ये लड़की मेरे नजरों से सामने से जाए। मैं तो देख करके खौफ में पड़ा हुआ था। मेरे ऊपर क्या बीत रही थी उस रात को, मैं सही शब्द का चयन नहीं कर पा रहा हूं। बस यही चाहता था कि जल्द से जल्द वो लड़की मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाए। और जबकि मैं उस पर मर मिटा था, उसके चेहरा, उसका सौंदर्य पर। अब वही लड़की मुझे अब खौफनाक लग रही थी। आधा शरीर था उसका, पैर का हिस्सा मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। अब बाकी चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। जैसे पहले वो खूबसूरत थी, आज भी खूबसूरत लग रही थी। खुले हुए बाल हवा से लहरा रहे थे, वही मोटी मोटी कजरारी आंखें। सब कुछ तो वही था, बदला कहां से भूतनी हो सकती। मुझे तो इसी बात पर संदेह हो रहा था, लेकिन जब पैर का हिस्सा देखता था ना तो नजर नहीं आ रहा था। अब वो लड़की मुझसे कह रही थी कि अंकुश, मैं जानती हूं कि तुम मुझे इस हालत में देख करके अभी भी खौफ में हो, डरे हो। तो डरो मत अंकुश, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मैं वापस जा रही हूं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे बता देना चाहिए था कि मैं आत्मा हूं। अब मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूं। अगर ये बात मैं शुरू दिन में बता दिया होता ना तो तुम मुझे इस तरह छोड़ते नहीं, तुम भी मुझसे प्यार करते। लेकिन अब गलती हो चुकी है मुझसे। अब डरो मत अंकुश, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। मैं वापस जा रही हूं, वापस जा रही हूं। इसके बाद वो रुकी नहीं, जैसे हवा में गायब हो चुकी हो। अब उस जगह पर बिल्कुल खाली स्थान था जहां पर वो लड़की खड़ी थी, जैसे हवा में कहीं विलीन हो चुकी हो। मैं डरा हुआ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ करके जाऊं। अगले दिन सुबह होते ही मैं मंदिर पहुंचा, पुजारी जी को सब कुछ बताया। पुजारी जी, वो लड़की मेरे घर पर आ चुकी थी। तब पुजारी जी कहने लगे, क्या तुमने वो लड़की ने तुम्हें छुआ? मैं बोला नहीं, मेरे से दूर खड़ी थी। तब पुजारी जी मुस्कुरा के कहने लगे कि डरने की बात नहीं अंकुश बेटा, ये जो रक्षा कवच मैं तुम्हें दिया हूं बना करके ना, यही वो शक्ति थी कि वो लड़की तुम्हारे नजदीक नहीं आई। लेकिन मैं जैसे तुम बता रहे हो ना, वो लड़की तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। अगर पहुंचाना होता ना तब वो कभी का पहुंचा दिया होता।
वो लड़की तुमसे प्रेम करती थी। अब पंडित जी की बात बिल्कुल सही थी। वास्तव में ये मैं बात ही समझ रहा था कि यार लड़की अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता ना, तो पहली ही रात को जब मैं उसके घर में गया था ना, जब मैं बारिश में भीगते उस लड़की को बाइक पर बिठा कर उसके घर छोड़ा था ना, तो उसी रात को कर देती। इतना इंतजार, लंबा इंतजार थोड़ी भूत प्रेत करती हैं। लेकिन उस लड़की से मुझे प्यार हो गया था ना, तभी तो, नहीं तो ऐसा थोड़ी होता। लेकिन मैं अब बिल्कुल सचेत हो गया था। अब मुझे लगने लगा था कि मुझे भूतनी से थोड़ी प्यार करना है, मैं भूतनी से प्रेम करूंगा। है तो भूतनी ना, चाहे कितनी भी सुंदर है। इसके बाद पंडित जी कहने लगे कि तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। लड़की ने खुद बोला है ना कि मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगी। और उसके बाद से वो लड़की मुझे कभी नहीं बुलाई, ना तो मेरे सपने में आई और ना कभी दिखाई दी। ना कभी मैं फ़ोन चलाता हूँ, कोई तस्वीर किसी लड़की की आती है तो बदलती नहीं है। और आज लगभग 3 महीना हो चुका है इस बात को। अभी तक मेरे साथ में ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये बात को मैंने आज तक अपने दोस्तों तक पहुँचाया नहीं है, ना अपने परिवार के किसी सदस्य को बताया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमें भेजे थे। उनका नाम है अंकुश। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, मेरे नए चैनल पर जरूर जाइएगा। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जरूर उस पर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद लीजिए। अब फिर मैं मिलता हूँ अगली रात को इसी समय पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।